ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? हम्म, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को हम लोग स्केलर कहते हैं। क्यों स्केलर कहते हैं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन से मतलब होता नहीं है। कहाँ चला गया है? अपने आप क्लियर होने लगा। किसमें थे हम लोग? इस वाले पार्ट में थे। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने कहा डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज दिखाया गया है। डिस्टेंस हम लोग सीधा जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ उसको ले रहे हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट जब ले रहे हैं, वापस से ये प्ले हो जा रहा है अपने आप। एक मिनट रुको, मुझे ठीक करना। करेंट पेज। हम्म, ठीक है। ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस में हम लोग सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इस वाले 2r, इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज 2r, जबकि डिस्टेंस इसका पाई इंटू आर है। पाई आर का मतलब ये सरकमफ्रेंस का लेंथ लिख रहे हैं। तो सीधा जो एक्चुअल पाथ होता है, अगर उस पाथ का लेंथ लिखते हैं, तो वो इसमें हम लोग डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। डायरेक्शन हम किसी स्पेसिफिक के डायरेक्शन में ले नहीं रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी कहेंगे मैग्नीट्यूड से हमें सिर्फ मतलब है, तो मैग्नीट्यूड इज पाई आर, ये डिस्टेंस है, जबकि ये वाला चीज डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर हमने देखा था। पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए सर्टेन बॉडी। जब हम ऑरिजिन के साथ फिक्स कर देते हैं, किसी पॉइंट को ऑरिजिन के साथ ऐसे मिला देते हैं, तब ये बन जाता है क्या? पोजीशन वेक्टर। ठीक है। या फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेम ले रखा है और पॉइंट को उस रेफरेंस फ्रेम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब ये बन जाता है पोजीशन वेक्टर। यानी कि ऑरिजिन के साथ जब कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट को, ठीक है, इस एरो के थ्रू, तब ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो 0,0,0 पे होता है, और फाइनल x,y,z पे होता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहा था? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, S1 से S2 तक जा रहे हैं, S1 को जब हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे R1 होना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए था R1, ये होना चाहिए था R2। जब S1 को हमने कनेक्ट किया तो पोजीशन वेक्टर R1 का, और दूसरे वाले S2 को जब कनेक्ट किया तो पोजीशन वेक्टर R2 का। और जैसा एडिशन का रूल है, एडिशन का रूल क्या है? हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे, ये पहला वेक्टर था R1, इसको अगर हमने R कह दिया, तो R1 इसके हेड पे दूसरे का टेल बैठा है R का, तो R1 प्लस R। ठीक है। और इस रिजल्टेंट को हम कैसे दिखाएंगे? R2 से। इनिशियल से फाइनल वेक्टर, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये R2 है। तो R1 प्लस R इक्वल टू R2। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग R को निकाल सकते हैं। R हमें निकालना था, तो R इक्वल टू R2 माइनस R1। सिंपल, जैसा ट्रायंगल लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से एडिशन किया था। ठीक है, तो इसको हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये अगर पोजीशन दे रखा है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, और इसका पोजीशन अगर दे रखा है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला क्या था? इक्वल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था। अपोजिट वेक्टर, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड था, अपोजिट था डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है? कोलिनियर वेक्टर, मतलब ये दोनों ही इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट वेक्टर दोनों ही इसके अंदर आ जाते हैं। एक ही लाइन में होना चाहिए लाइन। ठीक है, चाहे वो डायरेक्शन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करने वाले जितने सारे हैं वो सब के सब कोप्लेनर वेक्टर हैं। ठीक है। उसके बाद और ही बताया था, लाइक वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन सेम है, अनलाइक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन अपोजिट है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा भी बताया था को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, ये सब चीज डिस्कशन हो गया था। को इनिशियल कहते हैं इसका एक ही इनिशियल पॉइंट, को टर्मिनल जिसका एक ही टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर का एडिशन ट्रायंगल लॉ से करते हैं। ट्रायंगल लॉ कैसा था? तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या किया था? एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर बी है, तो पहले हम ए को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ए के हेड पे दूसरे के टेल को रखते हैं, दूसरे वेक्टर को, और इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर देते हैं, डेट इज
फाइनल रिजल्टेंट। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमने ये देखा। उसके बाद ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर इस दो वेक्टर को हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, पैरेलल इसको शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर देंगे, दैट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, इस रिजल्टेंट का कैलकुलेशन भी क्या था, रिजल्टेंट आर को क्या लिखा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, लेकिन जब इसका हम सब्ट्रैक्शन अगर करना हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वेक्टर को अगर इस तरह से अगर ज्वाइन किया है तो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आर प्लस बी। लेकिन अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन होता है एडिशन ऑफ निगेटिव फैक्टर्स। तो निगेटिव फैक्टर ड्रॉ करके हम लोग वापस से रिजल्टेंट जैसा कैलकुलेट करते वैसा कैलकुलेशन दिखा देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ और फैक्टर एडिशन दोनों, ट्रायंगल लॉ दोनों एक जैसा ही है। इसमें पैरेललोग्राम बना करके डायगोनल से हम रिजल्टेंट को निकालते हैं, उधर ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल के थर्ड साइड से निकालते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था, रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल था, और जो अल्फा था वो फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का एंगल। तो tan अल्फा ऐसा आया था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, या tan बीटा अगर हम कहेंगे इसके सेकेंड वाले वेक्टर से निकालेंगे तो ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये था रिजोल्यूशन, दिख रहा है। वेक्टर को रिजोल्व किया है, ये कोई वेक्टर ए, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिसको लिखा है हमने ए एक्स कॉस थीटा, दूसरा है वाई एक्सिस के लॉन्ग जिसको लिखा है ए साइन थीटा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है एक चीज, ये बनाते समय ध्यान नहीं रहा, ए कॉस थीटा है तो दूसरा वाला ये चीज साइन थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पे ए साइन थीटा होगा, ये होना चाहिए था ए साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा और दूसरा वाला ए साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे कंपोनेंट को, एक्स और वाई कंपोनेंट को। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया गया था, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो ये ए कैप जो लिखा है ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ए का यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस को आई कैप कहा था, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, एक्स है इसका एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप ए वाई इंटू जे कैप। ठीक है, उसी तरह से हम दूसरे वाले को भी, अगर दूसरे किसी डायरेक्शन में दे रखा होगा, एंगल अगर यहाँ से देगा तो उसके अकॉर्डिंग भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर का, वो बहुत ही सिंपल सा होता है, आई कंपोनेंट के साथ ऐड होता है, जे जे के साथ, के साथ। ठीक है, तो जब भी रिजल्टेंट निकालना और पॉसिबिलिटी हो कि उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं तो रिजॉल्व करके सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, हालांकि ड्राइंग के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, कभी कभी ड्राइंग से ही दिख जाता है कि ये दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकालना वहां पे भी आसान होता है। ठीक है, अदरवाइज रिजॉल्व करके कर सकते हैं। रिजोल्यूशन में है कि 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, 5 वेक्टर हो, साइमल्टेनियसली हम निकाल सकते हैं, सब तो रिजॉल्व करके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट को ऐड कर देने का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन दिखाया है। ठीक है, ये सब तुम लोग कर चुके हैं, जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी इतना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी निकाला है, तो अलजेब्रिक सम उसी तरह से आई के साथ ऐड होगा, जे जे के साथ ऐड होगा, इस तरह से सिंपली हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो चुका है यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अगर दे रखा है इस तरह से 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 9, 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3, तो इस पूरे में 3 से डिवाइड करने पर जो आया फैक्टर वो यूनिट फैक्टर है। यूनिट फैक्टर का काम है सिर्फ और सिर्फ डिरेक्शन दिखाना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन अगर किसी स्केलर नंबर से करते हैं, स्केलर नंबर से करते हैं तो फैक्टर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल में जा सकता है। ठीक है, यानी कि लाइक या लाइक वेक्टर बन सकता है। अगर हमने कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वो लाइक वेक्टर होगा। अब के ऊपर डिपेंड करता है, के का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए से छोटा होगा। के का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए से बड़ा होगा और डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा। अगर के कोई निगेटिव नंबर है और -1 से 0 के बीच में है तो फ्रैक्शन में हुआ ये,
उस केस में भी बी का मैग्नीट्यूड ए से छोटा होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर के कोई ऐसा नंबर है जो कि -1 से छोटा है, उस केस में बी का वैल्यू बी जो होगा ऐसा वेक्टर होगा जो ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद हमने प्रोडक्ट देखा था कि दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डॉट बी, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से अगर ऐसा वेक्टर मिला जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है तो हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से एक ऐसा वेक्टर मिला जो खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद स्केलर टू गेट अनदर वेक्टर, ये मैं बता चुका हूँ। बी को बी इक्वल टू के इंटू ए। तो अगर तुमसे पूछा है कि ये दोनों वेक्टर कैसा है तो या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, वो डिपेंड करेगा कि के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर ऐसे कोई वेक्टर दे करके और पूछे कि सी एक ऐसा वेक्टर है जो कि 3 टाइम्स ऑफ ए है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सी एक ऐसा वेक्टर है जो -2 इंटू बी है तो जो बी वाला वेक्टर उसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालने को कहा है तो आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ए डॉट बी है ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताया था एंगल होता है टेल टू टेल कॉम्बिनेशन या फिर हेड टू हेड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बंद करो फोन बंद करो। थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, थीटा है ए और बी के बीच का एंगल। और स्मॉलर ऑफ द एंगल, क्या कर रहे हैं, स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सामने में बैठ के फोन उठा रहा है। हाँ, ए अगर कोई ऐसा है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, बी है कोई बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो ए डॉट बी जब करेंगे हम लोग तो बताया था कि आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई हुआ, ए वाई बी वाई मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, आगे चला गया क्या ये? कहाँ पर थे हम लोग? तो हो गया था 15 16 17 हो गया था ना ये, 18 19 ये हो गया था 20, ये चला था। और इसमें ये बताया था कि आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी एक्स मल्टीप्लाई हुआ, ए वाई बी वाई मल्टीप्लाई हुआ, ए जेड बी जेड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसी तरह से एग्जांपल के लिए दो क्वेश्चन वहां पे दे रखा है, दो वेक्टर है ए और बी और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए और बी दे रखा है, एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, उसके बाद दो अगर वेक्टर दे रखा है, इसके यूजेस बताए हैं, एप्लीकेशन है इसका, ये दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो इसका एक एप्लीकेशन है कि हम दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए इसको यूज करते हैं। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए डॉट बी तो ऐसा होगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड लिख दिया, डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंगल बिटवीन फैक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है ये बता चुका हूँ, टेल टू टेल के बीच का एंगल, या फिर इन दोनों के बीच का नहीं, हेड और टेल के बीच का एंगल ये नहीं है, ये गलत है ये। ठीक है, या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर वहां भी है, हेड टू हेड के बीच का एंगल या फिर टेल टू टेल के बीच का एंगल, दिख रहा है? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हेड टू हेड नहीं, हेड टू टेल नहीं, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल के बीच का, दिख रहा है यहाँ पे। एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये तो हो गया, नॉट टेल टेल टू, टेल टू टेल है यहाँ पे। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे ये एंगल थीटा नहीं है। ठीक है, इसको या तो आगे बढ़ाना पड़ेगा तब जा करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो रहा है दोनों के बीच का एंगल, ये भी हो चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। बी से ए की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जब जाते हैं तो ये है डायरेक्शन, बी से ए की तरफ जाने का अंदर की तरफ है डायरेक्शन, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसलिए कहा था कि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। ठीक है,
और ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन। ठीक है, अगर कोई पेपर के ऊपर दिखा रहा है ऐसे, तो 3 डायमेंशन में कैसे दिखाएगा? डॉट का मतलब हो गया ये, जैसे डॉट है यहाँ पे तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, बोर्ड के अंदर जाता हुआ। ठीक है तो ऐसे दिखाते हैं डॉट से और क्रॉस से। ए क्रॉस बी को ये वाले मेथड से भी, डिटरमिनेंट मेथड इसको कहते हैं। ये मैंने बताया था कि आई कैप जब लेंगे तो इसको बंद करते हैं, वापस एंगल में चला, हाँ। आई आई जे के कैप में आई जब लेते हैं तब हम इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। ये डिटरमिनेंट मेथड बताया था। और उसके बाद ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन अगर निकालना हो तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। थंब का डायरेक्शन होता है वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, वही चीज दिखाया गया है सर। क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप कर दिया मैंने। ठीक है, ये एडिशन किस तरह से हो सकता है, ज्यादा फैक्टर अगर है तो उसका एडिशन कैसे करना है वो दिखाया गया है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का क्या मतलब है, उसको सिग्निफाई यहाँ पे किया गया है कि मान लो कि ये ऐसा होल है। ठीक है, फोर्स हमने ऐसे लगाया तब भी ये जाना है इसको इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फोर्स इस इधर नहीं लग रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर में काम कर रहा है जो इसको इधर की तरफ लेकर के जा रहा है। तो रिजॉल्व हम क्यों करते हैं, या मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी बॉक्स को हम खींचते हैं तो वो सरफेस के लॉन्ग ही मोशन करता है। यहाँ पे देखो ऐसा बना हुआ है, हम लोग ने फोर्स इस तरह से लगाया है, लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका जो कंपोनेंट एफ साइन थीटा वो काम करेगा इसको ऊपर की तरफ ले जाने। ठीक है, कोई ग्रुप में अगर मोशन हो रहा है, मान लो कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रखा है, इंक्लाइन प्लेन है या कोई ग्रुप बना हुआ, तो ग्रुप के लॉन्ग ही मोशन होना है। ग्रुप के लॉन्ग मोशन है तो उस केस में वो पूरा का पूरा फोर्स नहीं, फोर्स का एक कंपोनेंट काम करता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। पोजिशन वेक्टर कैसे निकाला है वो जो बता रखा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये निकाला, आर इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, तो एक्चुअल में एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो जो नेगेटिव वेक्टर है उसके साथ एंगल 180 माइनस थीटा होता है, और इस वजह से सी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन बता रखा था, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकाला तो ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, इन शॉर्ट एक बार जो भी इंपॉर्टेंट चीज था वो रिकैप कर दिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, कि प्रीवियस, अच्छा जिनके पास भी फिट जीएसएल का मैट होगा देखना, एक्सरसाइज 1 2 3 ये सब बना करके बनेगा, आराम से बनेगा। ठीक है, जिनके पास फिट जी वाला मैट है वो 1 और 2। ठीक है, या अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वो आसानी से बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। ठीक है, बनने वाला है। आते हैं हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब जो नीट और जेई में आ चुका है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, देखना कहाँ पे है वेक्टर का, पीडीएफ लिखेगा कुछ, पी वाई क्यू डीपीपी 2 वेक्टर डीपीपी 3।
ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। नीट वाला ये नीट वाला सेक्शन है। पहले इस सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम, हीट एनर्जी, कौन सा है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? अरे डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, हीट और एनर्जी तो दोनों ही एनर्जी का ही पार्ट, ठीक है, तो बच्चा क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन कौन सा? तुम लोग को बोलना है, बोलोगे नहीं तो फिर ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, इसका बाद एक और टेस्ट होना है। ये एक्चुअल आया हुआ पेपर, देखो क्या कंफर्टेबली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये कर रहा है इधर से उधर? सर सर स्लाइड को थोड़ा जूम कीजिए ना। लाइट को थोड़ा जूम कर दो, दिख रहा है? हाँ आप दिख रहे। 6 vectors, vector A through F, A से लेके F तक, have the magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कभी पूछा गया, 2010 का क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो इधर 6 वैक्टर्स ए से एफ तक दिखाया गया है। अब एक एक को चेक करना है, एनालिटिकल क्वेश्चन हो गया ये। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी कहाँ पे? यहाँ पे। वेक्टर बी इस तरह से आया, चेंज करो कलर, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है? वेक्टर बी ऐसा, और वेक्टर सी कहाँ पे है? वेक्टर सी ऐसा, इस तरह से। इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन अगर करते हैं, मान लो कि इसको पीछे शिफ्ट कर दिया हमने, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन का तो ये बनेगा ना रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट। तो क्या रिजल्टेंट एफ ऐसा है? एफ का डिरेक्शन तो उल्टा है, उल्टा है तो नहीं हो सकता, पहला वाला नहीं हो सकता। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, लेकिन एफ बता रहा है ऐसा, ये वाला डिरेक्शन, ये तो गलत है, पहला वाला हो नहीं सकता। चलो सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं। डी प्लस सी, डी कहाँ पे? ये रहा डी, डी, और सी कहाँ पे है? सी रहा ऐसा, ये। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऐसा आने वाला। क्या एफ का डायरेक्शन ऐसा है, इधर की तरफ है कि ऐसे? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी प्लस सी, डी कहाँ पे? ये रहा डी, और ई कहाँ पे? ये इधर, ऐसा कुछ, डी ऐसा, ई ऐसा, तो डी से एफ का ये डायरेक्शन, एफ का डायरेक्शन है, देखो है, एफ का हाँ डायरेक्शन सर सी। वाला ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। सिंपल एडिशन के ऊपर पूछा है इन्होंने कुछ, ठीक है। जेई वाले में आएंगे तो थर्ड ट्विस्ट मिलेगा इस चैप्टर से भी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है? इफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i cap minus 0.8 j cap plus c k cap, then the value of c is, c का वैल्यू क्या है? ये बोल दिया कि यूनिट वेक्टर है। इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट होना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर, 1 यूनिट, 1, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो चुका है? 0.25। ये दिख रहा है? ये लाइट ऑफ बंद कर, नीचे वाला ये लगता है रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, 1 माइनस 0.89 दैट इज 0.11, और सी से स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट अंडर 0.11, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिख रहा है एक बार बताना, ऑप्शन नंबर बी,
जी थोड़ा सा हमें 1 माइनस 0.89 0.11 रूट अंडर 0.11 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट वाले में आ जाओ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ दिख रहा है क्वेश्चन। इफ द magnitude of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors, the angle between these vectors is, क्या कहा, the magnitude of sum of two vectors, magnitude of sum of two vectors, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दो वेक्टर मान लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी के सम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू magnitude of difference of two vectors is equal to a minus b। ऐसा अगर हो, दोनों के बीच का एंगल कितना है? बहुत आसान है, किसी ने अगर ड्राइंग किया तो वो आसानी से बता सकते हैं। देखो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों का रिजल्टेंट ये वाला होगा। उसी तरह से ये वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर ए और दूसरा वाला वेक्टर बी, बी जो ऊपर में ड्रॉ किया था वो बी अभी माइनस बी हो चुका है। ऐसा ये वेक्टर ए था, ये भी था, दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ऐसा होगा ए टू टेल कॉम्बिनेशन से, या फिर पैरेललोग्राम लॉ से डायगोनल के लॉ, तो दिख रहा है। और दूसरा अगर ए माइनस भी कर दिया मैंने तो यहाँ पे, अब ये बताओ दोनों का डायगोनल का लेंथ इक्वल हो सकता है? हो सकता है कब? जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। सिंपल। किसी को अगर इतना नहीं सोचना है वो क्या करेगा कि चलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मालूम है मुझे, ठीक है, एनालिटिकली करेगा कि इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको भी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इधर में हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर भी कैंसिल, ये दोनों इधर की तरफ आ गया, 4ab cos थीटा इक्वल टू आ चुका है 0, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। बहुत स्मूथली होगा, लेकिन ये तुम लोग को करना चाहिए था क्योंकि पूरा पढ़ा दिया, उससे मैं ही क्वेश्चन करा था, अभी भी मैं ही कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर अगर आपने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को होल स्क्वायर किया है तो ऐसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी रिजल्टेंट का ही मैग्नीट्यूड है, तो उसको होल स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? ये तो ऐसे था ना, इसका तो स्क्वायर होने के बाद ही तो ये रूट हटा है। ओ अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ ये ठीक तो है ऐसे सर। था, हाँ हाँ स्क्वायर होने के बाद ही रूट हटा, हाँ हाँ ठीक। स्क्वायर होने के बाद ही हटा होगा ना, इसके बाद तो ये हमने कैंसिल किया। क्लियर? हाँ ठीक है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ये पीपीटी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट, वापस से वही क्वेश्चन। इस वक्त उस समय उन्होंने लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ पे सर बोल दिया ए प्लस बी इस तरह से है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट दोनों इक्वल है। मैग्नीट्यूड में अगर दोनों इक्वल है तो थीटा की वैल्यू कितनी है? अभी भी कैलकुलेट किया है, कितना है? अभी भी नहीं बोल रहे ये लोग। ये ना पूरा एकदम ही, ये बैच इतना है, एक बैच ऐसा है जैसे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हाँ ये आपका आंसर। ठीक है, पूछते ही तुरंत 10 साउंड आता है, अनम्यूट करके बोलते हैं। ये लोग बैठे रहते हैं चुपचाप, दूसरे का वेट करते कि वो बोल देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, क्या होगा एंगल? देख करके आंसर बता सकते हैं। सीधा सम कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री। ठीक है, चलो कम से कम ये जो क्लासरूम में बैठा है वो तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऑनलाइन वाले तो बोलते ही नहीं, लाइक चुपचाप है, वो लोग वेट करते रहता है कि कोई दूसरा बोल देगा। आंसर 0 बताया था ना कि रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी कब हो जाता है? जब ए और बी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ऐसा सीधा एडिशन कब होता है?
जब एक ही लाइन में हो, अलाइन हो, ठीक है, तो एंगल 0 डिग्री। देखो नीट वाले क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन सर, ठीक है। जे वाला दिखाऊंगा तो थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा, थोड़ा सा, लेकिन वो भी आसान है, ठीक है। जिसने कॉन्सेप्ट डीपीपी ये सब पूरा अच्छे से लगाया है उसके लिए वो भी इजी। इवन तुम फिटजी आकाश ये सब का मैथ लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिन लोगों ने किया होगा, ढंग से किया होगा, वो जानते हैं ये चीज। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ए बी इक्वल टू सी है, एंगल कितना है और बी के बीच। देखो यहाँ पे कैसा है, ये पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस कब अप्लाई करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये लगाना है π/2। ऐसे ही हो रहा है, नीट वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, बोल करके सीधा फटाफट फटाफट होते जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग जेई सेक्शन, ठीक है, हम लोग आ गए अब जेई वाले सेक्शन में। नीट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी तक जो पूछना था उन्होंने इतना ही पूछा है। अब आ गए हम लोग जेई वाले सेक्शन में। जेई वाले सेक्शन में आते ही थोड़ा सा ट्विस्ट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आसान है। जब ऐसा दे क्वेश्चन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, और तुम्हें दिया गया है कि इसको मल्टीप्लाई करो। कुछ नहीं करने का है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने का है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे पर्पस क्या है इसका, ये देने का क्या पर्पस है कि हम कॉस थीटा वाला जो चीज है, ठीक है, उसको निकाल सकें। अब बताओ यहाँ पे a प्लस बी रिजल्टेंट ऐसा है, a1 प्लस a2 का रिजल्टेंट, और वो किसके इक्वल है 5। अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो रिजल्टेंट का स्क्वायर हुआ यहाँ पे, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 a2 cos थीटा लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस a2 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू a1 डॉट a2। अरे बोलो, लिख सकते हैं ना a1 a2 cos थीटा। क्यों मैंने जानबूझ के लिखा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा तो a1 इंटू a2, a1 इंटू a1 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो मैंने उसी का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे लिखा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर और ये कैंसिल 0 हो गया, ठीक है। तो क्या आया, 2 a1 a2 का वैल्यू आ चुका है कितना, ये इधर जाकर के -9, ये आया वैल्यू a1 a2 का वैल्यू। क्या हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट किसी का पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया। अब चलो जो चीज कहा गया है उसमें चलते हैं। हमें कहा गया है तुम इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू a1 प्लस 3 इंटू a2 को 3a1 सॉरी माइनस 2a2 माइनस 3a1 माइनस 2a2, इन दोनों का करो डॉट। तो डॉट में घबराने का जरूरत नहीं, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर रखा है, इसको निकालेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 6, और a डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। तो उसके बाद 2 और -2, तो 2 इंटू -2 इज -4, a1 डॉट a2। रहने दो आराम से, क्योंकि हमने निकाल रखा है a1 a2 क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो 2 से हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 को निकालते हैं। 3 इंटू 3 9, a2 डॉट a1 डॉट a2 और a2 डॉट a1 क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड करता है, इसलिए दोनों एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 2 6 -6 a2 इंटू a2 का स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 9, तो 6 इंटू 9 माइनस, इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये -4 a1 a2 और ये 9 a2 a1, दोनों ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इसलिए हम सीधा क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ 5 a1 a2 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 6 इंटू a2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब 6 इंटू 9 54 प्लस, अच्छा ये बताओ
A1 A2 का वैल्यू कितना है यहाँ से, A1 डॉट A2 की वैल्यू है -9/2, ठीक है। तो 5 पहले से था, इसको हमने पुट कर दिया -9/2 जैसा वहां से कैलकुलेट हुआ, और इधर में कितना हुआ है 150, 150। सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आ रहा है, ठीक है। इस दोनों को पहले सिंप्लीफाई करो, 96 -96 माइनस कितना हो रहा है ये 45/2, 22.5, कितना आएगा ये लग रहा है, होगा ना, अभी भी सोच रहे हैं ये लोग, कितना होगा ये -118.5, ठीक है। तो यही था, जेई वाले क्वेश्चन आते ही, अब वहां पे वो सीधा ये नहीं कहेंगे, थोड़ा तुम्हें दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियरली अगर विजुअल नहीं है तो बताना मुझे, सफर मत करना इधर, मुझे लगता है कि क्लियरली दिख रहा होगा। जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज दिख रहा है ना, हाँ ठीक। -118.5, -118.5, ये आंसर है, सी वाला ऑप्शन। इनको नोट करना है, फटाफट नोट कर दो। ऐसे में ये पीडीएफ के रूप में सोल्यूशन नहीं रहेगा उधर में, सिर्फ जैसा ये है वैसा पीडीएफ, ये मैंने पीपीटी अपने लिए बनाया, ठीक है, ये सबको, ताकि क्वेश्चन मुझे बार बार लिखना नहीं पड़े और सबके लिए विजिबल हो, लेकिन मैं इसको पीडीएफ बना करके शेयर कर दूंगा, ठीक है। प्रिंट नहीं निकालना, अदरवाइज अननेसेसरी ये बेकार का चीज आ जाए, क्वेश्चन देखने के लिए क्यों यूज कर सकते, ठीक है। हो गया, हटाओ इसको, एक दो क्वेश्चन तुम लोग भी बना के दिखा दो, ताकि लगे कि हाँ ठीक है कुछ पढ़ाया है मैंने, ठीक है, क्योंकि चैप्टर एंड होने को है, मेरी तरफ से ये लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके ऊपर हटा दो, हटा दो इसको, बोलता भी नहीं है लोग। अरे जो ऑनलाइन में इन लोग का कॉपी तो मैं देख ही पा रहा हूँ, जो ऑनलाइन में वो बताओ ना कि हटाओ इसको। हाँ सर। यस हम्म, चलो, वेट करते रहते हैं कि दूसरा बोल देगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग, जी सेक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट, टू फोर्सेस दिख रहा है, टू फोर्सेस पी एंड क्यू, magnitude है 2f and 3f respectively, are at an angle theta with each other. If the force q is doubled, ये सब देखो कब का है, लिखा हुआ भी है, 10th जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2019 का क्वेश्चन है। Two forces P and Q of magnitude 2f and 3f respectively are at an angle of theta with each other. If the force Q is doubled, then their resultant also gets doubled. उसका resultant भी डबल हो चुका है। तो पूछा गया है, then the angle theta is, angle theta कितना होगा angle theta? Two forces P and Q of magnitude 2f and 3f respectively are at an angle theta with each other. If the force Q is doubled, force Q को क्या किया, डबल, बताओ कितना कितना है, टू फोर्सेस P and Q of magnitude 2f, कि जो P फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड 2f है, जो Q वाला फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड 3f है, ठीक है। दोनों कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। दो फोर्स था P and Q, दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइन, एक P और ये दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइन, मैग्नीट्यूड दोनों को दे रखा है। इफ द फोर्स Q इज डबल्ड, नाउ Q को क्या कर दिया, डबल, Q का नया वाला पोजीशन है ये, तो ये 6f हो चुका है, ठीक है, डबल, देन द रिजल्टेंट आल्सो गेट्स डबल। तो उस केस में पहले जो भी इसका रिजल्टेंट था, मान लेते इसका रिजल्टेंट r था, जो कि था p प्लस क्यू, तो अब वाले सिचुएशन में p तो वही रहा, q नया q हो चुका है, q प्राइम लिखा मैंने यहाँ पे, अब इस केस में ये 2r हो चुका है, डबल, रिजल्टेंट्स गेट डबल्ड, जैसा क्वेश्चन में कहा मैंने वैसा लिख दिया, ठीक है। अब सोचना है हमें, इधर में पूछा गया है, देन द रिजल्टेंट आल्सो गेट डबल्ड, देन द एंगल थीटा, थीटा कितना है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, हमें सिर्फ कहा गया था Q को
डबल किया है, इसको डबल करने से रिजल्टेंट भी डबल हो, तो एंगल कितना है? ठीक है, तो पहले वाले सिचुएशन हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। एंगल तो वही था, अभी भी एंगल वही है, सिर्फ उन्होंने क्यू के वैल्यू को 2q कर दिया है। ठीक है, तो पहले ऐसा सिचुएशन था, कुछ वैल्यू अगर रखना चाहेंगे तो हम रख सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 2f, यानी 4f का स्क्वायर प्लस 9f का स्क्वायर प्लस 2pq, तो 2f और 3f कितना हो चुका है 6, 6 इंटू 2 12, 12f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये एक सिचुएशन आया। नए वाले सिचुएशन ले, जब रिजल्टेंट डबल हो चुका है ना, व्हेन q becomes 2q, तो रिजल्टेंट क्या हो चुका है 2r, तो 2r का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो कि था 2f का स्क्वायर यानी 4f स्क्वायर प्लस 9x नहीं लिखेंगे, अब ये ट्वाइस हो चुका है 6f, तो 6f का स्क्वायर करेंगे तो 36f स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 इंटू 6, 4 इंटू 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। एंगल उतना ही है। अब इसी दो इक्वेशन से हमें सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी, क्या होगा बताओ, क्या करेंगे? अब टेंशन लेने का नहीं है, ये थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व करो, और आर स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ पे 4r स्क्वायर होने वाला है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना, निकल करके आ जाएगा। जल्दी करके बताओ, जल्दी करो, आर स्क्वायर निकालो यहाँ से, कितना होने वाला है, तो 4f स्क्वायर 9f स्क्वायर 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा, ये, और नीचे में क्या था 4r स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 4 40 एफ स्क्वायर प्लस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ नहीं करने का, आर की जगह पे ये पूरा वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 13 एफ स्क्वायर प्लस 12 एफ स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 40 एफ स्क्वायर प्लस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। इस वाले इक्वेशन से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, जल्दी करो। जल्दी निकाल के बताओ क्या होगा ये। जल्दी निकाल के बताओ क्या होगा। क्या आंसर है? ठीक, बाकी लोगों को पूछने बोले तो कितना आ रहा है, 0 आ गया क्या कॉस थीटा? हाँ 0 आ गया, ऐसे 0 आ सर गया। और 60 डिग्री। सर बोलो सुन रहा हूँ। सर 4 इंटू 30 एफ स्क्वायर तो 52 एफ स्क्वायर होगा ना? कितना होगा?
52 f square plus 48 f square cos theta. 52 एफ स्क्वायर और इधर में 40 एफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर और एंगल 60 डिग्री है क्या? हाँ हाँ देख लेते हैं। Angle- 52 एफ स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 12 into 4 48 ठीक है। तो 52 एफ स्क्वायर प्लस 48 एफ स्क्वायर कॉस थीटा इधर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 40 एफ स्क्वायर और माइनस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। गलत बोला ये ठीक है। तो ये कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट होकर के 52 माइनस 40 यानी कि 12 और इधर में ये आ गया प्लस 24 उस साइड में जाकर के माइनस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा ऐसा हो रहा है। ये से ये कैंसिल ऑप्शन ए होगा हाँ 120 डिग्री। ऑप्शन ए सही बोला। तो कॉस थीटा इक्वल टू 12/24 माइनस 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन ए होगा समझे। ऑप्शन ये होगा। हड़बड़ी किस बात का है? ऑप्शन ये होगा सही है। आराम से ये जेई वाला क्वेश्चन है सिर्फ रिस्पेक्ट दो इसकी ठीक है। चलो सर हाँ एक मिनट दूसरी साइड। अच्छा हाँ ठीक है हो गया। ठीक है हाँ सर। नेक्स्ट टाइम बढ़ जाए। हाँ चलो ठीक है नोट कर दिया सब लोगों ने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जा रहा हूँ हटा रहा हूँ इसको ठीक है। ऐसे रिकॉर्डिंग हो रहा है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में ठीक है। टूट गया होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी 10th जनवरी सेकंड शिफ्ट 2019। Two vectors A and B have equal magnitude. The magnitude of A plus B is n times the magnitude of A minus B. ठीक है ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको याद रखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा ठीक है। अगर A plus B का magnitude of A plus B is n times the magnitude of A minus B इसका मतलब जब इस पूरे स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे कि A plus B का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ A प्लस बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ A माइनस बी। सही लिखा मैंने? सही लिखा? सही लिखा तो बनाओ। क्या करना है स्क्वायर करो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ऐसा कुछ होगा। इसको ओपन कर दो ऑपरेट कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोनों फैक्टर क्या रखा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ए और बी इक्वल है तो किसी को भी बी को भी हम ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अभी लिख रहा हूँ फॉर्मूला के टर्म में प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा जैसा उन्होंने कहा कर दिया हमने। अब क्या करने का है बोल दिया है कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो इधर में। टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ये सबसे पहले अंडरलाइन होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो ए में भी हम ए पुट करेंगे बी में भी ए पुट करेंगे दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस 2a इंटू बी तो 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है अब 2a स्क्वायर यहाँ पे भी 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर और इधर में भी 2a ये 2a हो रहा है इधर में 2a है तो 2a का स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जिसको काटना है काट दो गया ठीक है। अब बचा क्या मल्टीप्लाई कर दो दो जगह पे कॉस थीटा दिख रहा है कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा।
cos थीटा को एक तरफ ले आओ, क्या हो चुका है ये cos थीटा पहले से था इधर में, ये वो माइनस लगा करके ऐड हो गया, प्लस एन स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है, cos थीटा कॉमन निकालो, तो cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन प्लस 1, ऐसा कुछ हो रहा है, तो कौन सा होना चाहिए, cos थीटा कॉमन निकाल लिया 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1, सो cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला। अब इसका एप्लीकेशन लोग तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, मैं इसका जबरदस्त एप्लीकेशन करता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन अभी कर लो, फिर बताऊंगा कि शॉर्टकट के रूप में मैं इसको कैसे यूज करता हूँ। अब देखो एक एप्लीकेशन बताओ इसका, अभी भी एक क्वेश्चन किया था, याद होगा तुम्हें, अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है या नहीं, ये क्या था अभी, अगर किसी को ये रिजल्ट याद है, एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे वो n का वैल्यू 1 पुट किया है, cos इनवर्स 0 90 डिग्री, आंसर खत्म हो गया, उसको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तुम्हारा चॉइस, लेबर की तरह अगर मजदूरी करना है तो करते रहो, ठीक है। ये हो गया, जल्दी नोट कर दो फटाफट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आएंगे। तो पूरा खेल के चली जाती है क्या सीधे, उसको घर पे रख के नहीं आ सकती थी, हाँ? चलो ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, हो गया, ये हटा दूं, फिर बाकी लोग बताओ, हटाओ इसको, ये लोग इंडिविजुअल बैठे हुए, मैं इनके लिए कह रहा हूँ, हटाओ इसको, बोलेगा नहीं है। चलो ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ सर हटा दीजिए, हो गया। दो वेक्टर है, कौन सा, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर बी, ये 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोप्लेनर वेक्टर सच दैट a dot c equal to b dot c equal to a dot b is given by magnitude of a coplanar vector such that a dot c b dot c a dot b is given by, ये सब के सब इक्वल है, ठीक है। तुम्हें a और b दे दिया गया है, c के बारे में पूछ रहे हैं, c के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ हाँ जा सकते, ऊपर वाले का चाबी है या नहीं मेरे पास? एक बार देखो तो खुला हुआ है कि चाबी तो मेरे पास सिर्फ ऊपर वाले का है, सी निकालने को कहा है, बताओ फटाफट एक बार देख लीजिए खुला हुआ है कि नहीं, ठीक है, चाबी मेरे पास है नहीं, सी को निकालना, जल्दी फटाफट करो, अपने में संभालो कुछ वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर है तो आई और जे में ही होगा कुछ, ठीक है। तो मान लो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप सी वाला वेक्टर है, और जो कंडीशन यहाँ पे दे रखा है कि ए डॉट सी बी डॉट सी और ए डॉट बी इक्वल है, उसके साथ हाँ? क्या ये चाबी तो उसका नहीं है, चाबी अलग है।
अभी रह गया भाई, छोड़ दिया वहाँ वहाँ जीबीटी। कितने बजे से तुमने क्लास? एक बार देख लो, उधर में देखो तो टेबल के ऊपर। एक ही होगा उधर में। हाँ आया। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर सच दैट a डॉट c इक्वल टू b डॉट c इक्वल टू a डॉट b। अरे बाबा इतना टाइम। मान लो कि वेक्टर c क्या है, जो तुम्हें जरूरत है 2 डायमेंशन में तो एज्यूम करना है, तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा दो अननोन के लिए। लेट वेक्टर c इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, मान लिया। अब जैसा उन्होंने कहा है कि a का c के साथ डॉट, तो वेक्टर a कितना है, i कैप प्लस j कैप, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1। तो 1 इंटू एक्स, ए डॉट सी निकाल रहा हूँ, ए डॉट सी निकाल रहा हूँ, 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू वाई, वाई। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ए डॉट सी किसके इक्वल है, ए डॉट बी। तो पहले ए डॉट बी निकाल लो। ठीक है, ए इतना था, बी क्या था, बी क्या था, बी था 2 आई कैप माइनस जे कैप। तो ए डॉट बी पहले निकाल लेते हैं, ये एक नंबर दे देगा ए डॉट बी, इसका 1 और इसका 2, 1 इंटू 2, 2, इसका 1, इसका -1, -1, तो 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, यहाँ तक 2 माइनस 1 इज 1, यानी कि a प्लस सी अगर ए डॉट सी ए डॉट बी के इक्वल है, तो ए डॉट सी की जगह पे ए डॉट बी का वैल्यू रख सकते हैं 1, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक इक्वेशन मिल गया हमें। फिर दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, b डॉट सी। तो b डॉट सी करते हैं, b 2 इंटू एक्स और माइनस वाई। ठीक है, b डॉट सी 2x माइनस वाई, और b डॉट सी का भी a डॉट बी के इक्वल है, तो a डॉट बी का वैल्यू तो मालूम है हमें 1 है, तो 1 इक्वल टू 2x माइनस वाई। ये दो इक्वेशन मिल गया। अब सॉल्व कर दोगे, हाँ करो, दोनों को ऐड कर दो, वाई वाई कैंसिल, 3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2/3। ठीक है, ऐड किया किसको, x प्लस वाई इक्वल टू 1 था, दोनों को ऐड किया, ये गया 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2/3, x की वैल्यू 2/3, तो y कितना, y इक्वल टू 1/3, तो y इक्वल टू 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। अब पूछा तुमसे इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर सी को हम कैसे लिखेंगे, 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर इज 4/9 प्लस 1/9 अंडर रूट सी का मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा 10/9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी
कितना आसानी से बना, तुम लोग से पूछ रहा हूँ तब भी नहीं बना पा रहे हो। कब टेस्ट में क्या लिखोगे तुम लोग बताओ? नेक्स्ट वीक टेस्ट होने वाला है। हो गया? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, टेस्ट में फटाफट करना पड़ेगा इस तरह से। जो क्वेश्चन करा दिया जा रहा है वो तो पहले ही, मतलब जितना यहाँ पे डिस्कशन हो जा रहा है वो तो एकदम ही आना चाहिए, क्योंकि उसमें से अगर आ गया, आएगा ही, यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो रहेगा ही, रहना ही रहना है। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, कुछ इधर से भी होंगे। सब लोगों को लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड मिल जाएगा। जिनको नहीं मिलेगा मैसेज करना कि मुझे अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, आज से वो बनना शुरू हो जाएगा सबका, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा वो टेस्ट ही होगा, ये पक्का है। ठीक है, चलो। सर 10/9 कैसे आया? हाँ, 10/9 10 बाई कैसे 9, आया? 5/9 आएगा ना, 2 का स्क्वायर, सॉरी 10/9, 5/9, 5/9, 5। सब देख रहे हैं, 5/9, ये भी तो है ऑप्शन। 4, 2 का स्क्वायर, 4/9 प्लस 1/9, 5/9। ऑप्शन बी 10/9 नहीं, ऑप्शन बी होगा 5/9। ठीक है, चलो हटाओ इसको। हाँ, एक अच्छा सा क्वेश्चन, अगर इसको किसी ने कर दिया तो फिर समझ लो कि वो ऐसे ही मार्क्स तो उसको आ ही जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन किसी ने कर दिया तो ये पक्का है, जो टेस्ट होने वाला है उसमें हाईएस्ट उसी का रहने वाला है। और नहीं किया तो सब एक कैटेगरी में समझ लो। 2015 में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई वेक्टर ए है जिसको रोटेट किया गया थोड़ा एंगल थीटा से, स्मॉल एंगल थीटा से, एक नया वेक्टर बी के लिए, बी बनाने के लिए, तो बी माइनस ए क्या होगा वो पूछा गया है। ट्राई करो। बी माइनस ए इज, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सोच रहे हैं कोई वेक्टर ये था जिसको रोटेट किया है किसी एंगल थीटा से, और थीटा बहुत छोटा है, ऐसे रोटेट किया। मैं यहाँ पे इतना बड़ा बना रहा हूँ लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं, थीटा छोटा है। ठीक है, मुझे चूंकि डायग्राम में दिखाना था इसलिए मैंने इससे दिखाया। A vector is rotated by a small angle delta theta radian to get a new vector p. In that case, b minus a, का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा बताओ? ए को ही रोटेट किया गया है ये थीटा से, ये वेक्टर बी जो बना है वो एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड अगर तुमसे पूछा जाए
तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए वेक्टर से बना तो एक का मैग्नीट्यूड एक बार, ठीक है। हाँ, इसका रोटेशन होने के बाद ये अलग डायरेक्शन में चला गया, ये इस वजह से ये अलग वेक्टर है, ये बात सही, ठीक है। अब बताओ, बी में से ए को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वेक्टर बी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी को लिखो यहाँ पे, वेक्टर बी को अगर लिखेंगे हम रिजॉल्व करके तो ऐसा लिखेंगे, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। एंगल जब छोटा हो तो कॉस थीटा का वैल्यू, अच्छा बी का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है तो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। और जो पहले से वेक्टर था वो आई कैप के लॉन्ग, पहले से जो वेक्टर ए था वो किधर की तरफ था, ए आई कैप, ऐसा, ठीक है, ए आई कैप ऐसा। अब बताओ, जब एंगल छोटा हो तो कॉस थीटा कितने के इक्वल होता है, 1, क्योंकि एंगल छोटा का मतलब एंगल इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। एंगल अगर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो कॉस इज टेंडिंग टुवर्ड्स कॉस 0, कॉस थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे व्हेन डेल्टा थीटा, ये थीटा नहीं डेल्टा थीटा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। वहां पे डेल्टा थीटा लिख, मैं डेल्टा थीटा की बात कर रहा हूँ, थीटा लिख दिया इसलिए थीटा लिख रहा हूँ। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट इम्प्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वेक्टर बी को लिख सकते हैं ऐसे, ए आई कैप प्लस ए, और व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, बता रखा है ये। तो ए इंटू जो भी डेल्टा थीटा था वो डेल्टा थीटा यहाँ पे लिख देने का है। तो बी एक्चुअल में ये वाला वेक्टर, और ए जो है वो ए आई कैप था। हमें कहा गया है बी माइनस ए करो, तो बी माइनस ए किया है। देखो जो तुम्हें बताया मैंने वही किया है, एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने अपने मन से तुम्हें कर दिया या तुम्हें नहीं बताओ। रिजॉल्व करना तुम्हें आता है, रिजॉल्व किया है, ठीक है। एंगल छोटा हो तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, और साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो बी माइनस ए अगर हमने किया, पहले बी माइनस ए करते हैं, उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें। पहले हम बी माइनस ए करते हैं। बी का वैल्यू कितना है, बी हमने ये निकाल रखा है, ए आई कैप प्लस ए डेल्टा थीटा जे कैप माइनस ए आई कैप, ये गया ये गया। अब इसके मैग्नीट्यूड निकालने की बारी है, हम क्या लिखेंगे, ए इंटू डेल्टा थीटा, ए इंटू डेल्टा थीटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जेई मेंस नीट की तरह हलवा नहीं है, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन जब भी आएगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आएगा, हाँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे उनका क्वेश्चन जैसा भी वो ट्विस्टेड फॉर्म में दे वो आंसर निकाल लेंगे। इससे मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी है आया हुआ क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है और जो आया हुआ क्वेश्चन है क्या उससे क्वेश्चन बनेगा, तो ये उनको डिसाइड करो कि बनता है या नहीं बनता। हाँ, लेकिन जेई एडवांस जेई मेंस के क्वेश्चन के लिए तुम्हें दिमाग ओपन रखना पड़ेगा, स्टिक नहीं कि हाँ जितना बताएगा उतना ही नहीं, जो भी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, अप्लाइड साइंस, और इंजीनियरिंग के लिए जब वो करोगे तुम लोग तो फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि चलो कम से कम ये इंसान में थोड़ा अप्लाइड हो, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ऐसा पॉसिबल है क्या, मैग्नीट्यूड होता तो फिर भी चल जाता। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन क्या होगा, उनका मतलब वेक्टर 0 से, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा की जगह पे अगर पाई हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाता है, 0 वेक्टर हो जाएगा। अब बी क्रॉस ए भी है, उसमें भी अगर पाई रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोनों नल वेक्टर हो रहा है कब, जब थीटा की वैल्यू है पाई, यानी कि पहला वाला। ऐसे ये करेक्ट नहीं है, लेकिन वेक्टर 0 अगर है, नल वेक्टर है, तो नल में -1 से मल्टीप्लाई कर भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ही केस है जिसके लिए ये पॉसिबल है, दैट इज पाई, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा एंड साइन पाई इज 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
ज्यादा तो नहीं है, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद खत्म हो जा रहा है। Two forces are such that the sum of their magnitude is 18 न्यूटन। ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को क्वेश्चन, या और बड़ा कर दो? होता ही नहीं इधर से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। Two forces are such that the sum of their magnitude is 18 Newton and the resultant is 12 Newton, which is perpendicular to the smaller force. Then the magnitude of the forces are, कितना होगा force? Two forces are such that the sum of their magnitudes is 18 Newton and the resultant is 12 Newton, which is perpendicular to a smaller force. Then the magnitude of forces are, समझ में आया कुछ क्या है? दो फोर्सेज है, इस तरह से है कि the sum of their magnitude का सम, मान लेते 2 फोर्स है F1 F2, तो F1 के मैग्नीट्यूड प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का सम कितना है? 18 न्यूटन, 18, and the resultant is 12 न्यूटन which is perpendicular to the smaller one, और इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है? 12 न्यूटन का, ठीक है, और जो कि परपेंडिकुलर है स्मॉलर वन के। तो R परपेंडिकुलर मतलब tan अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? F1 F2 लिखा है जैसे F1 sin थीटा A sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, ऐसा लिखते हैं। और जैसे इसको 90 पुट करेंगे ये हो जाएगा इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब नीचे वाला टर्म 0। तो व्हेन अल्फा इक्वल टू 90 tan अल्फा बिकम्स इनफाइनाइट, सो F1 प्लस F2 cos थीटा बिकम्स 0। इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर 0। तो F1 का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना? माइनस F2 cos थीटा। अगर F1 F2 दो वेक्टर है और इसका रिजल्टेंट अगर 12 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं R का स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब F2 cos थीटा को हम लोग क्या रख सकते हैं? F1, ठीक है, इस F2 cos थीटा को F1 रख दो, तो रिजल्टेंट R जो कि है 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और ये F2 cos थीटा को अगर हमने माइनस F1 रख दिया तो माइनस 2F1 का स्क्वायर, मतलब 144 इक्वल टू F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं हम A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, F2 माइनस F1 इंटू F2 प्लस F1। अब दोनों का सम दिया हुआ है, कितना है? 18 है, तो 144 और इसका वैल्यू 18 डिवाइड हो जाएगा। सो F2 माइनस F1 इक्वल टू 144 बाई 18, 144 बाई 18 कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। तो F2 माइनस F1 आ गया यहाँ से कितना? 8, और F2 प्लस F1 दिया हुआ था कितना? 18। दोनों को ऐड कर दो, ये गया, यानी कि 2F2 इक्वल टू 18 प्लस 8 कितना हो गया? 26। तो F2 की वैल्यू कितनी? 13। सो F1 इक्वल टू कितना? 5। 13 और 5 जहाँ पे है लगा दो, ये रहा। तुम लोग बैठे रहो तो मुझे जैसा क्वेश्चन में दिखता है मैं वैसा ही करता हूँ बस। ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारे और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं, क्यों? क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन तुम्हें भी पता है। ठीक है, इन क्वेश्चन से करने से वो प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके अंदर कमांड होता जाएगा इन सब चीजों पर। भाई पहली बार में दिक्कत हो रहा है, सेकेंड टाइम इससे कम होगा, थर्ड टाइम में उससे भी कम होगा। अगर तुमने रिविजन सही ढंग से लगा लिया बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
the sum of two forces P and Q is such that vector R equal to vector P, the angle theta that the resultant of 2P and Q will make with Q is 2027 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बताओ क्या होना चाहिए, ट्राई करो। इस बार उन्होंने क्या किया कि 2P को डबल कर दिया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था ना कि Q को डबल किया गया है। द सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q इज R, होता ही है दो रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट R, सच दैट इस तरह से है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, P के मैग्नीट्यूड के इक्वल। द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2P and Q will make with Q कितना होगा? कर लो, एक तो करो कम से कम, 2 मिनट का टाइम दिया, करो। ट्राई करो। क्या होगा? जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसे लेकर के चलो। जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसा प्रोसीड करो। या क्या सोचा है वो भी बताओ, अभी तो पता चले कि तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो कि नहीं। क्या है? एंगल पूछा ना P and Q के बीच में, तो 2P and Q के बीच में एंगल क्या चेंज होगा? अरे P and Q के बीच में अगर कुछ एंगल है, मान लेते हैं थीटा अल्फा कुछ भी, तो क्या 2P और Q के बीच में एंगल चेंज हो जाएगा? 2P का मतलब क्या है कि वेक्टर वही है, 2 टाइम्स सिर्फ मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो गया है, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा ना। तो पहले वाले के लिए मान लो कि एंगल थीटा है या अल्फा है, जो भी मानना है, और जो कंडीशन दिया गया है कि रिजल्टेंट R इक्वल टू P, इस कंडीशन को लेते हुए रिजल्टेंट वाला जो फॉर्मूला है वो लगाओ। रिजल्टेंट R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, लगाओ ये चीज, और R की जगह पे P पुट कर देना है। करो। और उसके बाद एंगल पूछा है तो एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देना है।
सर आंसर क्या 90 डिग्रीज है? आंसर 90 डिग्री आ रहा है, हाँ। बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट। आंसर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो सही आ रहा है। किसने बोला 90 डिग्री? किसने सर कहा? सुनिए था। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा, सही कहा। 90 डिग्री सही राइट आंसर है। ठीक है, 90 डिग्री राइट आंसर। चलो देखो यहाँ पे, जिनसे नहीं हुआ, क्या कहा गया है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट आर, आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हमने निकाल लिया कि आर का वैल्यू हमें पी पुट करने का है, तो Just पी think स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर about प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये पी स्क्वायर कैंसिल, जीरो हो गया, Just तो think होता है माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2pq कॉस थीटा। ये क्यू से ये कैंसिल, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2p cos थीटा को माइनस ऑफ क्यू लिख सकते हैं, 2p cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। अब क्या हुआ यार, ऐसा लिखो, हाँ ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एंगल किसके बीच में, 2p के बीच में, tan अल्फा इक्वल टू 2p sin थीटा बाई बाई क्या लिखूंगा, p यानी कि q प्लस 2p cos थीटा, ऐसा लिखते हैं। क्या लिखा, क्या होता है tan अल्फा का फॉर्मूला, सही लिखा मैंने कि गलत लिखा? ए और बी अगर है दो फैक्टर, तो tan अल्फा क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं लल्लूलाल, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी cos थीटा, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो सही लिखा मैंने, सही लिखा है ना, सही लिखा है ना, तो पुट कर दो वैल्यू। जैसे इस 2p cos थीटा का वैल्यू नीचे में माइनस क्यू पुट करूंगा, नीचे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू tan अल्फा हो जाएगा इनफाइनाइट, tan अल्फा इनफाइनाइट, यानी कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये जीरो हुआ है। जैसे हमने 2p cos थीटा का वैल्यू माइनस क्यू पुट कर दिया, माइ क्यू और माइनस क्यू जीरो हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो tan अल्फा अल्फा इज 90 हो गया। कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो पहले, उसका लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, टेस्ट के लिए रहना तैयार। अपने अपने जो भी रिस्पेक्टिव मैथ है, चाहे एलन का मैथ हो, चाहे आकाश का मैथ हो, ठीक है, लगा लेना, मैं ऐसे शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। तो तुमने तो ग्रुप नहीं बनाया क्या, इस बैच का ग्रुप नहीं है कोई? बैच तो बना हुआ है शायद ऐप के ऊपर। उठाओ उसको।
चलो लास्ट क्वेश्चन 2019 10th January 1st. In the Q of a side A shown in the figure, the vector from the central point of the face ABOD to the central point of the face DEFO will be. बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें इतना कुछ सोचने का नहीं है। ये देखो कि ये कहाँ पे, ये किस पॉइंट किस प्लेन में है वो देखो पहले। ये प्लेन है कौन सा प्लेन है ये, देखो यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन में क्यूब है साइड ए का और ये मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, a/2 आई कैप और प्लस a/2 k कैप जेड एक्सिस के। ये वाला प्लेन देखो कौन सा प्लेन है, एच वाले के लिए, तो ये y और z, तो इसमें हम लिखेंगे ऐसे a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप। ठीक है, अब क्या निकालने बोला है, पोजीशन वेक्टर g से क्या है h, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है, तो क्या करूंगा y2 माइनस y1, मतलब इस वेक्टर से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a/2 j प्लस a/2 k कैप माइनस ये वाला वेक्टर a/2 आई कैप माइनस a/2 k कैप, ये गया ये गया, तो a/2 यानी कि 1/2 इंटू ए जे कैप माइनस के कैप, कौन सा ऑप्शन, यही। जितना भी क्वेश्चन था जेई मेंस का, जितना भी क्वेश्चन था नीट का, वो करा दिया मैंने। ठीक है, नीट का सारा क्वेश्चन हो चुका है। फिर भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा, ठीक है, एलएन का मैट बोल देना, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, या सर जिनके पास नहीं है, अगर फिट जी ऐसा का मैट है तो करो। ठीक है, सर हम्म, सर जे माइनस सॉरी जे कैप माइनस आई कैप होगा क्या, या जे कैप माइनस के कैप होगा? ओ जे कैप माइनस आई कैप, सॉरी के कैप तो कैंसिल हो गया, गलत लिख दिया मैंने यहाँ। जे कैप माइनस आई कैप ये बी वाला ऑप्शन, ये आई कैप होगा ना ये, बाकी लोग ये बोला करो ये जे कैप माइनस आई कैप बी वाला ऑप्शन, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इनका भी सब लोगों को मिल जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जिनको नहीं मिले बता देना कि मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में टेस्ट के लिए तैयार है, टेस्ट के लिए एक लिंक जाएगा। ठीक है, लिंक में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से क्लिक करना है, तुम्हें टेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, शेड्यूल जो टाइम होगा उसी टाइम पे टेस्ट स्टार्ट होगा, तुम कितना भी पहले कोशिश कर लो दे नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि फ्रिज रहेगा, और उसका जब शेड्यूल टाइम होगा उसके बाद दे सकते हो कभी भी। ठीक है, लेकिन वो उसका अगर टाइम लिमिट अगर रहा उस टेस्ट का, ठीक है, तो उतने देर के बाद टेस्ट पोर्टल से हट जाएगा वो। ठीक है, बाद में अगर तुम कोशिश करोगे तो नहीं दे पाओगे टेस्ट। जो शेड्यूल टाइम होगा मैं क्लास के टाइम पे ही रखूंगा, पहला का 1 आवर जो होता है वो उसी तरह से शेड्यूल करो, नेक्स्ट 1 आवर में तुम लोग ज्वाइन करना, ताकि सबका एनालिसिस ये सब चीज डिस्कस हो जाए। मंडे, उसके पहले तक जो भी डाउट हो क्लियर कर लो। ठीक है, और ये मैं पीपीटी बना करके भेज दूंगा। ठीक है,
पीपीटी नहीं रहेगा, वो पीडीएफ बना कर भेज दूंगा। यहाँ से मिनट सेक्शन भी है और जी सेक्शन भी है, आगे जाओगे तो जी वाला सेक्शन। प्रिंट करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ वो फोन से ही कर देना, दोबारा अगर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, एंड कर रहा हूँ।